तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए साइंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 18 यानी कि 18वां सेट। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए चल रहा है ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बता देते हैं कि जो लोग नए हैं उन्हें शायद पता ना हो कि ये सेट किसके लिए है। दोस्त, जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 3 के लिए, उनके लिए ये सेट चल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला होता है। कब वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा तभी आप अनुमान लगा पाइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं कि सेट 18 जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं उसे देख लेते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि टेस्ट जाकर के दे लीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है क्या है कि एक्टिव हो रखा है, बिल्कुल निःशुल्क का फ्री में टेस्ट होता है, उसके लिए 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो जाइए और टेस्ट दे लीजिएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो 20 इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। देखिएगा इसमें क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो मुख्य अवयव इसमें से कौन है? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में फंस सकते हैं आप। इसमें अगर सीधा कह देता हमें कि बायोगैस का अवयव कौन है, तो ध्यान रखिए इसमें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्या है कि हाइड्रोजन सल्फेट सब हो जाता रहा बायोगैस का अगर अवयव कहता या घटक कहता तो। लेकिन ध्यान रखिए इसमें कह दिया है क्या, मुख्य अवयव कौन सा है, मुख्य अवयव में कौन आएगा ये हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा मुख्य अवयव जो होगा दोस्त, ये फर्स्ट नंबर मीथेन होगा। मीथेन क्यों होगा जान लीजिए इस चीज को। मीथेन इसलिए मुख्य अवयव होगा कि इस बायोगैस में जो होता है मीथेन जो होता है वो 70% तक मौजूद होता है। कितना परसेंट? 70%। इसलिए बायोगैस को क्या कहा गया, इसका मुख्य अवयव कहा गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर सीधा घटक कहता तो घटक में तो हम सीधा मारिए देते रहे, लेकिन घटक नहीं, मुख्य अवयव की भी बात किया है। चलिए देख लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सौर कुकर का कौन सा भाग जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा इसका भाग है? पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि बॉक्स के भीतर जो काली परत होती है क्या वो है, या दूसरा नंबर दर्पण लगा होता है वो है, या तीसरा नंबर कहता है कांच की सीट, चौथा नंबर कह रहा है सौर कुकर का बाहरी आवरण। दोस्त कौन सा है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवयव या उत्तरदायी होता है कहिए ग्रीन हाउस के लिए? तो आपको हम बताते हैं कि करेक्ट आंसर जो इसका होगा ये थर्ड नंबर होगा। क्या? कांच की सीट। कांच की सीट क्या है कि सौर कुकर के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? तो जो सूरज का प्रकाश आता है ना, तो वो अपने अंदर क्या करता है कि ऑब्जर्व करके रख लेता है, उसको बाहर जाने ही नहीं देता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये कांच का सीट जो है काफी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, कहता है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? जी हाँ, महासागर में जो तापीय ऊर्जा होता है उसका कारण क्या होता है? ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है और जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे थे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अधिकांश क्वेश्चन उठा करके एग्जाम में देता है, इसलिए दोस्त पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं पढ़िए, आपके पास जितना बुक है सबको पढ़िए। ठीक है, तो ध्यान रखिए महासागर में क्या होता है कि तापीय ऊर्जा का कारण क्या होता है। देखिए महासागर में क्या होता है कि जल का जो है लेवल जो होता है वो हर एक लेवल का अलग अलग, हर स्थान पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। महासागर में अगर आप बात कीजिएगा तो ऊपरी लेयर से अंदर 2 किलोमीटर तक के जाइएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस का आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर का अंतर मिलता है। तो मेन क्या होता है उसका स्तरों का ताप में जो अंतर होता है उसी से महासागरीय क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त होता है। किसके वजह से? महासागर के अलग अलग लेवल में अलग अलग टेम्परेचर का अंतर होता है, उसी वजह से। तो इसमें देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। महासागर में विभिन्न स्तरों पर क्या है कि ताप में अंतर, यही कारण होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा का। तो ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाले ईंधन कौन सा है? जी हाँ, तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर की बात कर रहा है। तो थर्मल पावर में जो है क्या करते हैं, जो विद्युत संयंत्र होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या इस्तेमाल करके विद्युत पैदा करते हैं उसमें? तो जल करते हैं, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि यूरेनियम करते हैं, या तीसरा जैव मात्रा कह रहा है, या चौथा नंबर कह रहा है जीवाश्म ईंधन। क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, जल विद्युत संयंत्र होता है तो जल हम टिक मार देते। यूरेनियम जो होता है वो अगर अलग होता है, यूरेनियम जो है तापीय संयंत्र जो होता है वो अलग होता है, जय मात्र नहीं होगा। ये क्या होता है कि जीवाश्म होता है, जीवाश्मीय ईंधन का उपयोग करके तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि बिजली पैदा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये जीवाश्म ईंधन फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, थर्मल पावर जो होता है सो। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। जी हाँ, इसमें से कौन जो है अनवीकरणीय स्रोत है, ये हमें बताना है। आपको पता है कि नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, जो अगर एक बार खत्म हो जाए तो उसे फिर से निर्माण किया जा सकती है, लेकिन जो चीज सीमित है, जो एक बार अगर खत्म हो गया तो उसे पुनः निर्माण करना पॉसिबल नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उसको बनाने में। तो वो होगा कौन, इसमें देख लीजिए, लकड़ी होगा, या दूसरा सूर्य होगा, सूर्य नहीं, सूर्य का प्रकाश देना चाहिए था। तीसरा नंबर दे दिया है आपको जीवाश्म ईंधन, और चौथा दे दिया है पवन। दोस्त होगा कौन, तो ध्यान रखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े होंगे, तो ये जीवाश्म ईंधन होगा। क्या होगा, थर्ड नंबर जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन दोस्त क्या है कि अपने नेचर में, प्रकृति में एक सीमित मात्रा में है। अगर ये खत्म हो गया, जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या, कोयला, पेट्रोलियम, यही सब ना, तो अगर ये एक बार अगर खत्म हो गया ना, तो इसको बनने में दोस्त लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अभी जो पृथ्वी के अंदर से कोयला है या पेट्रोलियम निकलता है, क्या अब भी 5 साल या 10 सालों में बना हुआ है? नहीं दोस्त, करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ है। तो इसको बनने में मतलब काफी वक्त लग जाता है, एक सीमित मात्रा में है। तो ये क्या है कि अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन जो है सो, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी नवीकरणीय अनवीकरणीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पे क्या होती है। जी परिनालिका है, तो परिनालिका जानते हैं ना कि क्या होता है कि एक मतलब कि कॉपर का वायर, मतलब एक अकार्बनिक पदार्थ ले लेते हैं, उसके ऊपर जो है कॉपर का वायर लपेट दिया जाता है, उसको धन और ऋण से जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, तो परिनालिका होता है। तो उसके चारों ओर क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कहां पे अधिक होता है, कहां पे कम होता है, यही पूछा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि केंद्र की अपेक्षा सिरों पर जो है अधिक होती है, केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है, क्या ये है? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि मध्य में सबसे कम होती है, यानी बीच वाला भाग जो होता है उसमें कहा जा रहा है कि सबसे कम होती है। या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर समान होती है, परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान होती है, क्या ये है? या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जब मतलब जाते हैं तो वो बढ़ जाती है, क्या ये है? तो दोस्त ऐसा नहीं है। परिनालिका जो होता है आपको बता दिए हैं कि उस पे कॉपर के वायर लपेट करके उसको धन ऋण से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके चारों ओर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो सारे परिनालिका का जितना भी पार्ट होता है, जहां तक कि वायर लपेटा होता है, सभी बिंदुओं पर समान रूप से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान रूप से। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति के गुण इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं, किस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं इसमें से विद्युत शक्ति के गुण, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर ऑप्शन क्या दे दिया है कि वोल्ट एमीटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या दूसरा नंबर किलो वाट घंटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या चौथा वाट सेकेंड, या तीसरा वाट सेकेंड, या चौथा आपको दे दिया है जूल सेकेंड। दोस्त विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, आपका फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है, ठीक है। तो V को वोल्ट में व्यक्त करते हैं, आई जो है क्या है? करंट है। करंट को किस में मेजर करते हैं हम लोग? एम्पियर में। तो वोल्ट एम्पियर के रूप में हम क्या कर सकते हैं कि इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वोल्ट एमीटर, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। जी प्रतिरोधकता जो होता है उसमें कब परिवर्तन नहीं होगा ये बताया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला क्या कहा जा रहा है? पहला कह रहा है आपको कि पदार्थ में अगर परिवर्तन हो जाने पर क्या होता है कि प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होगा, क्या ये है? या दूसरा नंबर उसके ताप में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या ये है? या चौथा नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है कि पदार्थ तथा ताप दोनों में अगर परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा कि प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्त कब होगा प्रतिरोधकता में परिवर्तन, मतलब कब नहीं होगा? तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कि प्रतिरोध की अगर उसकी आकृति में परिवर्तन आप कर दीजिएगा, प्रतिरोधक के क्या होगा कि आकृति में, साइज में परिवर्तन कर दीजिएगा तो प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि जब प्रकाश क्या होता है कि नेत्र में प्रवेश करता है, आंखों में प्रवेश करता है, तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है आंख में वो कहां होता है। जी हाँ, आंखों में अपवर्तन अपरावर्तन दोनों होता है, तो वो कहां होता है ये कहा जा रहा है। तो पहले देख लीजिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है आपको, क्रिस्टलीय लेंस, जो आंखों में लेंस लगी होती है, क्या उसमें जो है मतलब कि ज्यादा मतलब परिवर्तन, अधिकांश परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल मतलब कॉर्निया पर, क्या वहां पे होती है। या तीसरा नंबर दे दिया है कि परितारिका पर, परितारिका मतलब आइरिश, क्या उस पे होता है। या चौथा नंबर दे दिया है कि पुतली पर। दोस्त किस पे, तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश आंखों में प्रवेश करती है तो लेंस से गुजरने के बाद जो सबसे अधिक जो आपका अपवर्तन की क्रिया जो होती है वो कॉर्निया पे होती है। कहां होती है, कॉर्निया पे, स्वच्छ मंडल पे। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी कम से कम पढ़ा कीजिए, एग्जाम्पलर जो है सो। ठीक है, जो भी वीडियो आपके पास बुक होगा उससे भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि एग्जाम टफ होने वाली है। और जब आप कंपटीशन सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिए कंपटीशन क्या है, ज्यादा है, सीट थोड़ा है, बढ़ने की चांसेस थी, पता नहीं अब क्या हो गया नहीं होगा, देखिए क्या होता है। मे बी मंथ तक के क्या कोई मतलब कि नोटिस वोटिस आ जाए आप लोगों के लिए, तो देखा जाएगा। चलिए, लेकिन हाँ पढ़ते रहिएगा। एक बात ध्यान रखिए, किसी पे मतलब कि ये मत कहिए कि सीट बढ़ेगा तो उसके अनुसार पढ़ेंगे, सीट कम होगा तो उसके अनुसार पढ़ेंगे, नहीं दोस्त, आपको एक सीट चाहिए, एक सीट से मतलब है। ठीक है, एक सीट चाहिए और एक सीट से मतलब है, इसलिए जी जान लगा दीजिए, इस समय मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि गहरे समुद्र में जल का रंग जो नीला दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है। जी हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में, समुद्र में क्या होता है कि रंग नीला दिखाई देता है, वो किस वजह से दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, क्या कहा जा रहा है कि जल में शैवाल रहते हैं और क्या होता है कि बहुत सारे पौधे रहते हैं, उसकी उपस्थिति से जल नीला मतलब नीला दिखता है। या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि जल में प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या इस वजह से नीला दिखाई देता है। या तीसरा नंबर प्रकाश क्या प्रकीर्णन की वजह से। या चौथा नंबर आपको दे दिया है समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण, किसके द्वारा दोस्त, समुद्र में जो पानी होता है वो नीला दिखाई देता है, किसकी वजह से। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र में तो पेड़ पौधे होते ही हैं, पेड़ पौधे होते ही हैं, ठीक है, सवाल ये सब होते ही हैं, लेकिन उसमें होता क्या है जान लीजिए। उसमें क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश प्रकीर्णन होता है, बाहर फैलता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो सबसे अधिक फैलता है वही ना हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। जी हाँ, तारे जो देखते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, उसका कारण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय जल बूंदों का द्वारा जो प्रकाश का विक्षेपण होता है, इस वजह से तारे टिमटिमाते हैं। या दूसरा नंबर आपको कह दिया है इसमें कि वायुमंडल में परिवर्तन अपवर्तनांक के विभिन्न परतों द्वारा क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस वजह से ये मतलब कि दिखाई देते हैं तारे टिमटिमाते हुए। या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि वायुमंडलीय धूल कण द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें जो है तारे टिमटिमाते दिखते हैं। या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि बादलों द्वारा क्या है, बादलों द्वारा जो है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, क्या दोस्त इसकी वजह से। आपको ध्यान रखना है दोस्त, आपको हम बताते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए वायुमंडल में क्या है कि बहुत सारे जो है मंडल है, मतलब परत है, जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ये सब है ना। तो बहुत सारे मंडल का क्या है कि अपना अपना अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर है। तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न परतों में जब प्रकाश गुजरती है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग अपवर्तन की क्रिया होती है, अलग अलग अपवर्तन की क्रिया होती है। जहां पे टेम्परेचर अधिक होता है वहां पे अपवर्तन तेजी से होता है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे अपवर्तन धीरे धीरे होता है। तो यही वजह होता है कि हमें तारे जो होता है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तारे इसी वजह से टिमटिमाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए ऑप्शन, पहला क्या कहा जा रहा है कि परावर्तन अपवर्तन अभिक्षेपण, क्या इस वजह से जो है हमें मतलब इंद्रधनुष बनते हैं। या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि अपवर्तन विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या ये है। या तीसरा नंबर आपको दे दिया है अपवर्तन विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। या चौथा नंबर आपको दे दिया है इसमें विक्षेपण प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दोस्त किसकी वजह से इंद्रधनुष बनते हैं,
ठीक है। हाँ, तो दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि इंद्रधनुष किसी वजह से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? आंतरिक परावर्तन होता है, जिस वजह से क्या होता है कि इंद्रधनुष बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि दोपहर के समय में सूर्य जो होता है वो श्वेत प्रतीत होता है। मतलब देखिएगा अपने माथे के ऊपर दोपहर में तो सूर्य जो है उजला मतलब व्हाइट कलर का मतलब प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिए, और समय में दोपहर से पहले या दोपहर के बाद जो होता है वो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि अधिक होता है। इस वजह से सूर्य जो है हमें उस समय जो है श्वेत दिखाई नहीं देता है। लेकिन दोपहर के समय में डायरेक्ट प्रकाश आती है हमारे सर के नीचे, या डायरेक्ट सीधी मतलब प्रकाश आती है पृथ्वी पर। इस वजह से क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा नहीं हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। यही वजह है कि क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है दोपहर के समय में श्वेत दिखाई देता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक बच्चा है, मतलब कोई बच्चा है, कोई जादुई दर्पण के सामने खड़ा है बेचारा। ठीक है, जब दर्पण में देखता है तो अपने आप को सर का ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है कि उसको बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद जो बीच का भाग जो है उसको क्या होता है कि जो सेम साइज है वही साइज दिखाई देता है, और नीचे का भाग जो है उसको छोटा दिखाई देता है। तो वो जादुई दर्पण में कौन कौन से दर्पण लगे होंगे, कौन कौन से दर्पण क्रम में सजे होंगे, यही बताना है। ऊपर से नीचे तक के कौन सा दर्पण लगा होगा जिसकी वजह से बच्चा को लगता है कि ये जादुई दर्पण है, लेकिन ये तो जादुई दर्पण नहीं है। आखिर कौन सा दर्पण होगा? तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि जब सभी दर्पण के सामने आप जाइएगा, खड़ा होइएगा, तो आपका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा। अवतल दर्पण में जाइएगा, अपना प्रतिबिंब देखिएगा तो बड़ा साइज का बनेगा, आपका जो फेस होगा वो बड़ा साइज का बनेगा। समतल दर्पण में जाइएगा तो जो आपका साइज है दर्पण में वही साइज बनेगा, जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। पार्श्विक उल्टा होता है, मतलब दाएं का बाएं, बाएं का दाएं बन जाता है। और उत्तल दर्पण में जाइएगा तो क्या होगा कि आपका प्रतिबिंब जो है छोटा दिखाई देता है। यही वजह होता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है कि बड़ा क्षेत्र, गाड़ी का बड़ा क्षेत्र, पीछे का भाग जो होता है वो क्या होगा कि छोटा दिखाई देगा, जिसकी वजह से ड्राइवर को पीछे की भागों को देखने में आसानी होती है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन सा दर्पण लगा होगा? तो ऊपरी भाग अगर बड़ा दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक है कि वहां पे अवतल दर्पण लगा होगा। बीच वाला भाग जो साइज दिख रहा है वही साइज का है, जितने दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दिख रहा है, तो समतल दर्पण होगा। नीचे जो होगा जो छोटा दिखाई देता है वो उत्तल दर्पण होगा। मतलब कि ऊपर अवतल, समतल, उत्तल। तो अवतल, समतल, उत्तल कौन सा होगा इसमें ऑप्शन में देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन में ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, अवतल, समतल और उत्तल दर्पण। अब बच्चा को लगता है कि ये जादुई दर्पण है। बताओ, एक कहीं देखे थे कि कोई इंसान है, कोई तो वो दर्पण के सामने जाता है तो वो उसको जो है बचपन का मतलब कि क्या होता है कि इमेज दिखता है। मतलब एक यंग आदमी अगर दर्पण के पास जा रहा है तो उसे अपने बचपन का मतलब फोटो उसमें वीडियो दिखता है। वो मतलब किस तरह का हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जादुई दर्पण है, लेकिन ये कोई जादुई दर्पण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको जल तारपीन का दे दिया है, तेल बेंजीन का तथा किरोसिन तेल दे दिया गया है। 3-4 दे दिया गया है। इसमें से किस माध्यम में मतलब समान कोण बना हुआ रहेगा? सभी तेल का क्या है कि समान कोण बने रहेगा। प्रकाश जब उस पे आपतित होती है तो सबसे अधिक प्रकाश किस पे मुड़ेगी, ये कहा जा रहा है। कौन से तेल पे सबसे अधिक मुड़ेगी? ध्यान रखिएगा। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है इसमें कि किरोसिन तेल में जो है प्रकाश सबसे अधिक मुड़ेगी। क्या यहाँ पे मुड़ेगी? या दूसरा नंबर कहता है जल में, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि तारपीन के तेल में, या चौथा नंबर कह रहा है बेंजीन में। दोस्त, किसमें प्रकाश सबसे अधिक जो है मुड़ेगी? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि प्रकाश किसमें सबसे अधिक मुड़ेगी। बेंजीन में मुड़ेगी। किसमें मुड़ेगी? बेंजीन में मुड़ेगी। ध्यान रखिएगा, बेंजीन में ही क्यों मुड़ेगी? क्योंकि बेंजीन का अपवर्तनांक जो है और सबों से जो है, और सबों से क्या है कि सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक जो होता है। इसलिए क्या होता है कि बेंजीन में प्रकाश क्या होगा कि सबसे अधिक मुड़ेगी। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश के नियम लागू होते हैं, किस पे लागू होते हैं ये बताना है। तो प्रकाश का नियम कहता है कि परावर्तन के ध्रुव एवं फोकस के बीच जो है होता है, तब जो है उस पे मतलब कि लागू होता है, परावर्तक जो होता है सो। या दूसरा नंबर कह रहा है कि परावर्तक
फोकस के काफी निकट होता है तब जो है उस पे मतलब परावर्तन लागू होता है। या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि परावर्तक के फोकस एवं जो है वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता केंद्र के बीच जो है होता है तब लागू होता है। या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि वक्रता के केंद्र पर जो है मतलब कि परावर्तक नियम लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि परावर्तन का नियम हम आपको बताते हैं, परावर्तन का नियम सभी दर्पण पे लागू होता है इसमें, लेकिन दर्पण का नाम दिया नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि दर्पण जितने भी होंगे, जो भी दर्पण होगा उस सभी पे प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा, चाहे दर्पण का साइज बड़ा हो या छोटा हो, सभी पे लागू होगा। लेकिन कहां पे मतलब जो है परावर्तन होगा, तो जान लीजिए कि सबसे अधिक जो होता है वो परावर्तक के वक्रता केंद्र पे। कहां पे? परावर्तक के वक्रता केंद्र पे। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, परावर्तक के वक्रता केंद्र पे, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि टॉर्च दे दिया है, सर्च लाइट दे दिया है, वाहन का हेडलाइट दे दिया है, वो जो लगा होता है उसके बल्ब जो है उसमें कहां पे लगा होता है यही बताना है। ठीक है, तो टॉर्च भी रहता है, टॉर्च में सर्च लाइट है, वाहन का हेडलाइट, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, वहां पे ध्यान रखिए कि बल्ब कहां लगा होता है यही बताना है। तो ये सभी में क्या होता है कि अवतल दर्पण लगा होता है। तो इसमें गला बैठ गया है। तो ये टॉर्च लाइट और सर्च लाइट, टॉर्च दे दिया, सर्च लाइट दे दिया, गाड़ी के वाहन का हेडलाइट दे दिया, उसमें क्या होता है अवतल दर्पण लगा होता है, ध्यान रखिएगा। और उसमें अवतल दर्पण के ठीक निकट, सबसे अधिक निकट में क्या होता है कि बल्ब लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि वो प्रकाश को ज्यादा जो है विसरित कर सके, इसलिए जो है क्या होता है कि काफी निकट, फोकस के काफी निकट क्या होता है कि आपका बल्ब लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होता है, ताकि प्रकाश क्या कर सके, ज्यादा फैला सके और रोशनी ज्यादा दे सके, इसलिए। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी क्या दे दिया है कि दुरुस्त ऊंचे भवन पर जो है पूरी तरह से जो है मतलब कि प्रतिबिंब दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब कि दूर जो है स्थित क्या है कि आपका जो है मीनार लगा हुआ है, मान लीजिए किसी दूर भवन पे, ऊंचे भवन पे मीनार लगा हुआ है, तो इसमें से जो है किसके द्वारा जो है क्या कर सकते हैं कि आपका पूरा जो है प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, दूर अगर भवन पे कहीं दूर लगा हुआ है तो किस दर्पण के सहारे हम पीछे के चीजों को पूरी तरह से देख सकते हैं। अवतल लेंगे तो अवतल में तो बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, उसके थ्रू तो हम देख नहीं सकते। समतल में जितने डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे होगा, लेकिन जो है पूरी स्पष्ट हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि हम देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा बाहर का पीछे का क्षेत्र जो होता है वो पूरा दिखाई देता है और सीधा प्रतिबिंब होता है। तो केवल उत्तल दर्पण में हम क्या कर सकते हैं कि पीछे जो मीनार लगी होगी भवन पे, मीनार की लंबाई उसको हम देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय मतलब आदान प्रदान कब होता है। तो आनुवांशिकी जो होता है, जेनेटिक्स जो होते हैं आनुवांशिकी, वो उसका आदान प्रदान कब होता है? जब एक नर और एक मादा क्या करते हैं कि आपस में लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन करते हैं। तब उस समय क्या होता है कि जेनेटिक्स का आदान प्रदान मतलब आनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है कि आदान प्रदान होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो होगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? लैंगिक जनन के दौरान। किसके दौरान? लैंगिक जनन के दौरान। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यह है लास्ट क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त? कहा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं ये बताना है। कायिक प्रवर्धन, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। देखिए आपको हम बताते हैं कि कायिक प्रवर्धन में आप ध्यान रखिएगा, पुष्प से कोई नया पौधा नहीं बनता है। किससे? पुष्प से, यानी फूल से कोई नया पौधा नहीं बनता है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो है सब में पुष्प दिया हुआ है, लेकिन एक और ऐसा ऑप्शन है जिसमें पुष्प नहीं है, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा? तो ये सेकेंड नंबर, कौन?
तना, जड़ और पत्ती। ये इसी से क्या होता है कि आपका काइट प्रवर्धन होता है। तना को भी उखाड़ करके लगा दीजिएगा, वो पौधा बन जाएगा, या काट करके, या उसको जो है मिट्टी उट्टी लगा करके पॉलिथीन लगा करके या टिश्यू पेपर लगा देते हैं, एक वहां से कुछ दिन के बाद काटते हैं तो वो जरूर पनप जाता है, तो ये वहां से नए पौधे बन जाते हैं। जड़ में भी हो सकता है, पत्ती में भी हो सकता है, ध्यान रखिए, लेकिन पुष्प में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए क्या कीजिए कि दोस्त, जो लोग टेस्ट नहीं दिए जाकर के टेस्ट दे लीजिए। एक नया लिंक दिया गया है आपको, ठीक है। नया लिंक में दोस्त है क्या, ये समझ लीजिए। नया लिंक में ये चीज है कि आपको पासकोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पे क्या होगा कि आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। टेस्ट का लिंक 1 2 जो टेस्ट का लिंक होता है वो मिल जाएगा। पीडीएफ जितने भी होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या कीजिए कि जाकर के चेकआउट कीजिए। एक नया लिंक है, पासकोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, जाकर के फटाफट क्या कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, टेस्ट का लिंक, ठीक है। तो जाइए फटाफट चेकआउट कीजिए, ठीक है। चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।